नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। त्रिपुरा की लड़ाई अब दिल्ली तक आई, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब दिल्ली में है, दिल्ली में मौजूद हैं और इस दौरान वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक ममता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के साथ त्रिपुरा में व्यापक हिंसा मुद्दों को उठाएंगी। ममता बनर्जी शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली हैं। टीएमसी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है और सुरक्षा बल को लेकर पार्टी के कई नेताओं से आपत्तिजनक बयानबाजी भी की गई है। बीते दिनों त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अनुच्छेद 355 कहां है। भारत सरकार द्वारा त्रिपुरा को कितने नोटिस भेजे गए हैं, उन्हें संविधान की परवाह नहीं है। उनका एक ही दायित्व है कि वे लोगों को धोखा दें। संसद के शीतकालीन सत्र में इससे पहले ममता बनर्जी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद वो बीएसएफ के अधिकार क्षेत्रों से समेत कई और मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। जानकारों के मुताबिक कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद विपक्ष को एक बार फिर से संसद में सरकार की घेराबंदी करने का मौका मिल गया है। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के अलावा विपक्ष के अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं और इस दौरान ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज कैबिनेट की भी बैठक हो रही है। इसके बाद शाम 5 बजे ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात अहम इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है उसको लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। तो त्रिपुरा की लड़ाई जो है वो अब दिल्ली तक आ गई है और दिल्ली में ये लड़ाई जो है वो काफी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि आज ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाली है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो विपक्ष के भी कुछ नेताओं से मिल सकती है। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ नेता टीएमसी से मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले संजय जी आप ही के पास आना चाहूंगी। त्रिपुरा में जो हिंसा हुई, जो आरोप आप द्वारा लगाए गए हैं बीजेपी पर, अब वो जो बात है वो करने ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले आपके ही कई सांसदों ने, पूरे प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री के आवास का घेराव भी किया था और उनसे बातचीत भी की। फिलहाल आज की बैठक में क्या कुछ आपके द्वारा बातें रखी जाएंगी जो ममता बनर्जी मिलने वाली है? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज, त्रिपुरा में जिस तरीके से हिंसा की वारदात हुई और बार बार इन लोगों ने मानवाधिकार के ऊपर और कोर्ट के ऊपर सब जगह पे अपनी चिल्ला चिल्ला के जो है बंगाल के लिए बोलते थे, आज यही वही सारी चीजें ये अपना त्रिपुरा में कर रहे हैं। सारी वो जो आप बंगाल को बदनाम कर रहे थे, पूरे विश्व में बदनाम किया, ये देश में नहीं। अगर प्रधानमंत्री कोई बात बोलते तो पूरे विश्व तक वो बात फैलती है, तो पूरे विश्व में बंगाल की बदनामी की गई। और आज वही सारे जितने काम थे वो सारे काम जो है ये आज अपना त्रिपुरा में वही सारी हरकतें चल रही हैं, वही सारी चीजें यूपी में चल रही हैं, जहां जहां पे भी इनका जो है सत्ता पे है। एक तरीके से एक हिटलरशाही और तानाशाही की एक सरकार जो है इस देश में आई हुई है और बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा कि ये तानाशाही, ये हिटलरशाही बहुत जल्द जो है सरकार इनको जो है अभी बदलेगी। 2022 जो है टर्निंग पॉइंट होगा और 2022 में इनको जो है जवाब दे दिया जाएगा कि वाकई में, क्योंकि अभी उपचुनाव में के बाद जो है बैकफुट में आए हैं, इनको समझ में आएगा ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। उपचुनाव के थ्रू बैकफुट में आकर के इनको तुरंत पता चल गया कि वाकई में जो है इसमें देश में उल्टी गंगा बह रही है, इनके खिलाफ जा रही है। अब वो मोदी है तो नामुमकिन है, हो गया है। तो अब इनको सिर्फ इस बात की चिंता हो रही कि किसी तरीके से लोगों को मनाया जाए, लेकिन जिनके घर परिवार उजड़ गए, जो बेरोजगार हो गए, जो महंगाई 70 साल में जो महंगाई नहीं बढ़ी। मैंने जब मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं छोटा था तो मैंने सरसों का तेल 4.5 रुपए का खरीदा था और अभी 7-8 महीने पहले सरसों का तेल 90 रुपए का था, आज 200 रुपए का हो गया। मतलब आप सोचिए, बेरोजगारी ऊपर से महंगाई, कहाँ तक चलेगा? कितना आप दबा ले जाओगे, कितना हिटलरशाही करोगे? 5 साल में एक बार जवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
ठीक है, आनंद साहब आपके पास आना चाहूंगी। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ नेता टीएमसी से मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को पूरे तरीके से सबक सिखाया जाएगा और इस बार बीजेपी जाने वाली है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि चर्चा की शुरुआत में ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है और उस मुस्कुराहट इस चीज का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है कि जिसके घर खुद जल रहे हैं वो हमें ज्ञान देता है टीवी पे बैठकर। और मैं आपको एक चीज को बताना चाहूंगा कि माननीय हाई कोर्ट ने भी ममता सरकार को तलब किया था, घेरा था कि आपके यहाँ अराजकता फैल रही है। और माननीय ममता जी ने 2005 में संसद में एक बंच फेंका था जिसमें उन्होंने कहा था कि असामाजिक तत्व हमारे यहाँ बस रहे हैं, घुसपैठिए हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, इसको हटाना होगा। लेकिन बाद में उस घुसपैठिए को उन्होंने अपना लिया और खुद सत्ते में आकर वो काबिज हो गई। मैं मानता हूं कि हिंसा किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी राज्य में कहीं भी नहीं सुशोभित है, क्योंकि हमारे देश ने अराजकता के व्याकरण को व्याख्यान करना नहीं सीखा है और मैं इसका सम्मान करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इन्होंने एक बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बातें को पूरा देश और पूरा विश्व सुनता है। मैं इनके बात से सहमत हूं, लेकिन क्या ये प्रधानमंत्री जी के बात पे सहमत हैं? ये नहीं सहमत हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी देखने को मिल रहा है एमएसपी को लेकर। जब किसानों के साथ सरकार बैकफुट पे आ गई और उन्होंने कृषि बिल को वापस कर लिया, फिर भी विपक्ष उसको हवा दे रहा है, उसके साथ खड़ा है। मैं सम्मानित चैनल के माध्यम से इस चीज को बोलना चाहूंगा कि अगर कृषि विषय राज्य सरकार का है, जो आप कहते आए हैं, तो राज्य सरकार क्यों नहीं एमएसपी का कानून बना देती है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, पूरे विश्व ने सुना है, लेकिन आप ठीक है, ये कानूनों की बात तो ठीक है राहुल आनंद साहब, लेकिन चक्रवर्ती साहब ने एक बात कही कि जब पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसाएं हुई थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब सुनते हैं और उन्होंने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में पश्चिम बंगाल की छवि को खराब किया था। ये तो बात सही है ना। अब जब आपके एरिया में, आपके त्रिपुरा में, जब क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, वहां पर जब इस तरीके की घटनाएं हुई है तो वहां पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बार बार आप सवाल उठा रहे थे टीएमसी पर। देखिए, आपका कथन, जो आपने मुझसे जो प्रश्न किया, मैं आपके प्रश्न से संतुष्ट हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बंगाल में जो अराजकता फैली है उसके कंपटीशन में अगर देखा जाए त्रिपुरा में तो वो माहौल नहीं है। और दूसरी बात, सरकार वहां की, त्रिपुरा की जो सरकार है, जो वहां के उत्तराधिकारी हैं, जो वहां की मुखिया हैं, उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई भी की है। उसका रिएक्शन भी देखने को मिला है कि जिस तरह बॉम्बे में, महाराष्ट्र में किया गया, और जो शांति दूत, जो शांति वाहक लोग बैठे थे, किस तरह उन लोगों का दुकान तोड़ा गया जो उस धरना का, उस विरोध के वो अगेंस्ट में थे, जो धरना चल रहा था उसके अगेंस्ट में थे, वहां इनकी बोलती क्यों नहीं होती है? प्रश्न यही उठता है कि ये जो चश्मा है, जो चश्मा लोग लगाकर बैठते हैं, उस चश्मे से सिर्फ एक ही चीज देखना चाहते हैं जो उन्हें पसंद होता है। और ठीक है, मैं लौटूंगी आनंद साहब आपके पास। ले तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल आनंद जी, आपसे मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन चक्रवर्ती साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बातें सुनी राहुल आनंद साहब की, वो ये कह रहे हैं कि जो माहौल पश्चिम बंगाल में है अराजकता का, वो माहौल त्रिपुरा में नहीं है और उन पर कार्रवाई भी हुई है। देखिए, ऐसा है, जैसे कहते हैं किसानी बिजली खंबा नोचे, और कोई कार्रवाई किसी भी तरीके से नहीं हुई है और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है 5 मई के बाद से, जिस तरीके से वहां पे शांति का माहौल है, इस तरीके से ये बातें बोल करके सिर्फ और सिर्फ आप 10 करोड़ जनता को आप बेइज्जत कर रहे हैं, जिन्होंने वोट दे करके 220 सीटें जितवाई है। अगर वहां पे कार्रवाई नहीं हुई होती तो हम जो है 2 उपचुनाव हुए हैं, एक 3 अक्टूबर का हुआ, एक 30 अक्टूबर का हुआ, हम सातों के सातों सीट जीते हैं। और इनको तो सबसे बड़ी बुरी हार हुई है 30 अक्टूबर के जो चुनाव है, ये लाखों वोट से हारे, इनकी जमानतें जब्त हो गई और फिर भी जो है इनका अहंकार नहीं टूट रहा है। ये शर्म की बात है, बहुत बड़े शर्म की बात है कि अभी भी जो है भाजपा के जितने भी प्रवक्ता है वो सिर्फ और सिर्फ वो पुरानी बातों को लेकर के वो हमेशा जनता को भड़का रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता टीवी भी देखती है, जनता वहां खुद सामने फेस करती है। सोशल मीडिया में आप केवल झूठ बोल करके, जुमलेबाजी कर करके आप नहीं करते, और मजबूरी है, इनकी मजबूरी है, क्योंकि जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की बात पर लोग भरोसा नहीं करते। आप किसान नेता ने जब प्रधानमंत्री की बात पर इतना भरोसा नहीं था, कोई ये कह दे
कि आपने कानून वापस ले लिया, चलिए ये हम तो आप दो बातें कर रहे हैं चक्रवर्ती साहब। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रधानमंत्री को पूरा देश सुनता है, अब आप कह रहे हैं कि उन पर कोई विश्वास नहीं करता। सुनता ही है, सुनता है, भरोसा नहीं करता। हाँ, तो भरोसा नहीं करता तो फिर पश्चिम बंगाल की छवि कहाँ खराब हुई? सुनना और भरोसा करने के आप पूरे विश्व में, मैंने कहा था, मैंने देश में नहीं कहा था, मैंने कहा पूरे देश में नहीं, विश्व में पूरी बात होती है, क्योंकि विश्व में तो जो है बातें केवल प्रधानमंत्री की जाती है, सबकी नहीं जाती है। ममता दीदी की बातें विश्व भर में नहीं फैलती है, न योगी जी की फैलेगी न किसी की, लेकिन प्रधानमंत्री जब कुछ बोलते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो वो बातें पूरे देश में फैलती नहीं है, पूरे विश्व में फैलती है। बात फैलना, बात में कुछ कहना चाह रहे हैं आनंद साहब आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पुरानी कहावत है, धारा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, धारा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। और ये जो मैंने जो पुष्टि की, ये मैंने इसीलिए की कि अभी थोड़ी देर पहले टीएमसी के बड़े भाई ने एक बात कही, बड़ा बढ़िया बात कहा कि इनकी बातों को पूरा विश्व सुनता है, और विश्व के अंदर तो हमारा देश भी सम्मिलित है। और लेकिन जब ये अपनी चर्चा की शुरुआत करते तो कहते हैं कि लोग भरोसा ही नहीं करते हैं, तो फिर ये सुनने की बातें कहाँ से आती है? पहली बात ये। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये पुरानी चीजों को लेकर आते हैं, तो बिल्कुल लेकर आएंगे। इतिहास गवाह है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास के बातों को बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, ताकि वो याद रखें कि पहले क्या हुआ था, अब क्या होना, और भविष्य कैसे हमारा सुरक्षित होगा। तो हमें बताना पड़ता है, और ये एक सच्चाई है। अगर ऐसी नहीं होती तो फिर जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो बच्चों को जो वेस्ट बंगाल में किताबों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, वो बंद हो जानी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा जुमलेबाज की सरकार, तो मैं आपको तब सही मानूंगा जब 2005 में ममता जी ने जो घुसपैठियों को बरसाने का जो एक चिट्ठा दिखाया था वहां के स्पीकर को, और कहा था कि लोग यहाँ के बैठे हैं और मेरी सरकार बनी तो मैं उनको हटा लूंगी, और अवैध वोटर बन रहे थे, तो जब ममता दीदी की जब सरकार बनी तो फिर ममता दीदी ने इस काम को क्यों नहीं किया? क्या वो कैंसर नहीं फैला रही है वेस्ट बंगाल में? हमारा ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ भविष्य के लिए। और दूसरी बात, आपने एक बात और कही कि जब मैं छोटा था तो मैं सरसों का तेल 4.5 रुपए में खरीदता था। आज देख लीजिए, आप जब छोटे थे तो उस समय स्थिति क्या थी आपकी? उस समय हमारा देश लगभग नहीं भी तो 40 साल पहले अगर जाया जाए उस समय और अब में काफी फर्क है। लोग अब लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लोगों की आमदनी बढ़ी है, और आप फिर से उसी बातों पे आते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहते हैं, इनको करना नहीं, और हमें करना है। अगर ममता जी त्रिपुरा के विषय पे बातों को रखती है, मैं उनका सम्मान करता हूं, तो ममता दीदी को वेस्ट बंगाल की भी स्थिति को समझना होगा और स्थिति को भापना होगा। जो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 से 50 कर दिया गया, उसमें भी ममता दीदी को तकलीफें हैं। ये क्यों तकलीफें हैं? क्या राष्ट्र सुरक्षित नहीं होना चाहिए? क्या देश सुरक्षित नहीं होना चाहिए? क्या आपका राज्य? ठीक है, चक्रवर्ती साहब से पूछ लेते हैं। चक्रवर्ती साहब, बता दीजिए, क्या राष्ट्र और देश सुरक्षित नहीं होना चाहिए, जो आपको बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर भी इतनी दिक्कत हो रही है? पूछना चाह रहे हैं राहुल आनंद साहब आपसे। राहुल आनंद ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन यह है उठाया है। राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए, तो राष्ट्र सुरक्षित होना तो गुजरात में सुरक्षित नहीं होना चाहिए। गुजरात में जो है उन्होंने दायरा कम कर दिया, 30 किलोमीटर का दायरा कम कर दिया, जहाँ पे ड्रग्स की भयानक रूप से सप्लाई हो रही है। पूरा का पूरा 3000 किलोग्राम ड्रग्स वहां पकड़ा गया। वहां पर सुरक्षा कम कर दी। क्यों? क्योंकि जो है वो अडानी का ड्रग्स था, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती है। और ममता दीदी के बारे में राष्ट्र सुरक्षित के लिए 50 किलोमीटर आप केवल एक चुनी हुई सरकार को आप सिर्फ और सिर्फ अपने हस्तक्षेप करना चाहते हैं। आप अगर सबको करना चाहते हैं तो पूरे राष्ट्र 50 किलोमीटर का दायरा कर दीजिए ना। ममता केवल पश्चिम बंगाल क्यों, केवल पंजाब क्यों? आप सब में करिए, सब जगह में एक कानून लागू करिए। फिर पूरे राष्ट्र में क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बात वाजिब है। मैं इस सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास, लेकिन संजय जी, एक सवाल मेरा और आपसे, जो अभी फिलहाल त्रिपुरा में हुई तमाम चीजें, जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि क्या वाकई आप यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब तमाम चीजें हुई थी उस समय भी चुनाव थे, कहीं बीजेपी ये तो करना नहीं चाह रही है कि अभी त्रिपुरा में तमाम चीजें करके वहां पर माहौल खराब कर दिया जाए? बिल्कुल, ये बीजेपी की ये पूरी चाल है, और इस चाल को अब लोग समझ चुके हैं पूरी तरीके से। इनका चेहरा जो दोहरा चरित्र था, चाल चरित्र और चलन जिसको लेकर के ये मार्केट में आए थे, लोगों को बरगलाया था जिस तरीके से, अब ये पूरी तरीके से ये बातें खुल चुकी हैं। अब लोग समझ चुके हैं।
अब इनको एक अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में इनको एक बहुत बड़ी जो है चोट पहुंची है, और 2022 के चुनाव जो सेमीफाइनल चुनाव होने वाला है वो चुनाव आपको बता देगा कि इनकी स्थिति इस समय मार्केट में क्या बनी हुई है। ये मैं आज का दिन 24 नवंबर दिन नोट कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं बनेगी और 100 से ज्यादा सीट ले आए तो मैं डिबेट करना ही छोड़ दूंगा। मैं इतना जानता हूं, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट में देख रहा हूं कि इनकी हालत इतनी बुरी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो घुसने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि इन्होंने कृषि कानून को वापस लेकर किसानों को मरहम चढ़ाने की कोशिश और देश के माफी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम समय याचना करते हैं कि कहीं हमारी तपस्या में कमी लगे। अरे तो 700 किसानों का क्या, जिनकी जो है जिन्होंने इस 11 महीने में शहादत दी उसके बारे में कुछ नहीं बोले, एक बार श्रद्धांजलि नहीं दी। बिल्कुल ठीक है, जवाब ले लेते हैं चक्रवर्ती साहब, जवाब ले लेते हैं आनंद साहब से। आनंद साहब लिखित में देना चाह रहे हैं चक्रवर्ती साहब कि वो डिबेट करना छोड़ देंगे अगर आपकी सोबी जो उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। देखिए मुझे इंतजार रहेगा इस सुनहरे पल का, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा इस चीजों का कि आप डिबेट करना ना छोड़ें क्योंकि आपके साथ बैठने में अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज है, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। और आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट तो देखी ना, खैर हमारा अभी ये मुद्दा नहीं है आनंद साहब, लेकिन उपचुनावों में ग्राउंड रिपोर्ट देखी और निकाय चुनाव में संजय चक्रवर्ती ने एक बात भी कही है कि निकाय चुनाव में अभी जो त्रिपुरा में होने वाले हैं निकाय चुनाव, उसमें माहौल बिगाड़ने के लिए, टीएमसी की तमाम जो छवि है वो बिगाड़ने के लिए आपने ये सब किया। देखिए क्या है कि हर वक्त समीकरण वोटर्स के बदलते रहते हैं, कभी क्या है कभी क्या है करके। तो जो सम्मानित जनता है हमारी देश की वो बातों को और तथ्यों को समझती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है कोई भी करता हो, ठीक है, जो विपक्ष हमारे बैठ के करता है, क्या वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के वोट से सरकार बनाते हैं या फिर हिंदुओं का भी सरकार में कहीं ना कहीं योगदान होता है बनाने में? होता है, बिल्कुल होता है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आज का तारीख 24 तारीख आज का तारीख मेंशन रहेगा और मैं याद दिलाऊंगा अगली बार जब हम चर्चा में बैठेंगे और सरकार हमारी ही बनेगी और बहुमत के साथ बनेगी, ये मैं आपको दावा कहता हूं। देखिएगा समय के साथ इनका बोलने का तरीका चेंज होगा, उस वक्त वो कहेंगे रंग बदलते हुए कि ईवीएम हाईजेक, क्योंकि उस समय भी कहते थे जब जनता ने जब चुन लिया टीएमसी को तो ईवीएम सही हो गया, चुनाव आयोग की पवित्रता पे कोई शक नहीं कर सका। तो जनता चुनेगी और हम भी इंतजार करेंगे। ठीक है, इस पर फिर दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन जो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की बात हुई थी उसमें संजय चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि आखिर आप फिर पूरे देश में क्यों नहीं बढ़ा देते, सिर्फ गुजरात में क्यों नहीं बढ़ा देते? उन्होंने ये भी पूछा आपसे, पंजाब में और पश्चिम बंगाल में क्यों बढ़ाया गया? मैं बताता हूँ, पासपोर्ट एक्ट एंड पासपोर्ट एंट्री ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है और इसमें ये जो मैंने आपको एक्ट बताया इसके तहत तो उसको अधिकार दिया गया है। कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस को ऐसे इनपुट्स मिले होंगे तभी जाकर इस प्रकार के कार्य की गई होगी। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर जब अधिकार बढ़ रहा है तो फिर इसमें आपको तकलीफें क्या है? क्या तकलीफ है? आप ये करिए, आप ये प्रश्न उठा सकते हैं लेकिन आप इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस पास करेंगे और आपका देखा देखी लोग करेगा तो आप यही दिखाना चाहते हैं लोगों को और कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप यही दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी चाहे जो कर दे लेकिन हम उनके हर एक चीजों को नकारेंगे। आज ममता दीदी मोदी जी के पास गई हैं तो मोदी जी से उन्होंने समय लिया होगा, ये हमारा संस्कार है। उन्होंने समय लिया, हमने उनको बुलाया और बैठाया, लेकिन ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का यह संस्कार था कि मोदी जी को बुलाया और खुद वहां से चली गई और वहां के अधिकारी को भी बुला ली और बाद में कुछ और किया। तो ये अंतर होता है। चक्रवर्ती साहब अंतर बता दिया है राहुल आनंद साहब ने। बिल्कुल बताना चाहूंगा क्योंकि इनके जो मोदी जी ने जो समय दिया हुआ था वहां पहुंचने का, उस समय पे मोदी जी नहीं पहुंचे और 1 घंटा डिले होने का आपको डिटेल बताया गया था एसपीजी की तरफ से, ठीक है ना। और उस समय जो माहौल था, जो सिचुएशन था, जिस तरीके से वहां पे तूफान आया हुआ था और वहां पे राहत कार्य के लिए ममता दीदी को जाना जरूरी था। और ऐसा नहीं कि ममता दीदी उनसे मिली नहीं या उनसे मिलने नहीं आई थी, मिलने भी आई है और उसके बाद जाकर के एयरपोर्ट से जाकर के मुलाकात भी की है। आप बरगलाइए नहीं जनता को, जनता ने सब देखा है, टीवी पे सारी न्यूज़ें आई हैं।
इसलिए बरगाने की कोई कोशिश ना करिए। और मैं ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने जब बंगाल का चुनाव हो रहा था, मैंने तभी भी कहा था कि हम 200 से सवा 200 सीटें, मैंने इसी चैनल में बोला होता, रिकॉर्डेड है मेरे पास, 200 से सवा 200 सीटें जीत करके हम लेकर के आएंगे। प्रेडिक्शन मेरा बिल्कुल सही निकला, 220 सीटें आज हमारे पास है। और धीमे धीमे देखिएगा, अभी तो बहुत सारे खेल बाकी है। अभी तो बीजेपी के बहुत सारे अंदरूनी कलह चल रही है, बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। और आज हमारा जो है एक राष्ट्रीय रूप से जो है ममता जी सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। और बहुत जल्द जो है आप 2024 में आप देखेंगे ममता जी की सरकार बनते हुए। अच्छा चक्रवर्ती साहब, कुनबा तो लगातार देखिए टीएमसी बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हुए, हरियाणा से अशोक तंवर शामिल हो चुके हैं, बिहार के 2 नेता जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। अब क्या वाकई एक सवाल आया था कि विकल्प जो है वो तलाश रही है जनता, और जो ममता बनर्जी है वो पूरे विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई है। विपक्ष को एकजुट करने के बाद क्या ममता बनर्जी खुद को ही विपक्ष का चेहरा देख रही है? ये सवाल पूछे गए थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप देख रहे हैं, जब भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, यहाँ के जो कीर्ति आजाद है वो भी छोड़ करके आए हैं। आपने देखा होगा यशवंत सिन्हा जी हैं, वो भी छोड़ करके हमारे पास आए हुए हैं। तो टीएमसी का कुनबा निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री चेहरा हमारे लिए फोकस नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है कि वोटों का बिखराव है विपक्ष का, 69% जो वोटों का बिखराव जो है उसको किसी तरीके से एकजुट करके रखना है। उसके ऊपर ही हम लोग की वर्किंग चल रही है कि कैसे किस तरीके से लोकप्रिय नेताओं को हम लेकर के आए। और इनकी जो लोकप्रियता बड़ी तेजी से घट रही है। आपने देखा होगा, हम ये विधानसभा तो छोड़ दीजिए, ये लोकसभा का चुनाव जहां इनकी सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये लोकसभा का चुनाव भी तक हार गए। तो इनकी जो है लोकप्रियता बहुत तेजी है। आज अगर ये चुनाव हो जाए तो आज इनकी सरकार गिर जाए। आज अगर इनकी लोकप्रियता की हालत इनकी ये है कि, लेकिन हम लोग अब तो मजबूरी है कि अब 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा। और आप सिर्फ और सिर्फ कुछ बड़ी बात नहीं कहता हूँ मैं, सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन आप देखिएगा भगदड़ कैसे होती है इनकी पार्टी में। सिर्फ हमारा तो इंतजार उसी दिन का है कि जिस दिन आचार संहिता लागू होगा, जिस दिन उत्तर प्रदेश का चुनाव डिक्लेयर होगा, उसके बाद पार्टी में इनकी भगदड़ कैसे होगी तो देखिए कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आनंद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, उन्होंने एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव हारे, चुनाव लोकसभा का भी हारे, उनकी में भगदड़ हो जाएगी। तो मैं आपको एक चीज के लिए भरोसा दिलाता हूँ कि जो जनता होती है, जनता ही हमें चुनकर उस सर्वोच्च शिखर पर बैठाती है और जनता ही उतार सकती है, किसी को भी उतार सकती है। क्योंकि जो लोकतंत्र की ताकत होती है, जो प्रजातंत्र की खूबसूरती होती है, वो दिखते रहना चाहिए, वो घूमते रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज के लिए बता देता हूँ कि कभी भी कोई भी जब चुनाव होता है तो उस समय आपको जनता पे भरोसा रखना चाहिए। और जनता समझती है और समझदार है कि उसे किसको चुनकर कहां भेजना है। तख्ता पलट होता है और तख्ता पे लोग काबिज होते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितने ओवर कॉन्फिडेंस में आप बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको निराशा लगेगी। और मैं आपको पुनः इस चीज के लिए आगाह करता हूं कि आप अपना डिबेट मत छोड़िएगा। वो जरूर याद रखिएगा कि हम लोग डिबेट करते रहेंगे शिष्टाचार तरीके से, क्योंकि सरकार हमारी बननी तय है। जी, सरकार हमारी बननी तय है, चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं, लेकिन आपसे ये भी अपील है कि डिबेट मत छोड़िएगा। बहरहाल वापस मुद्दे पर आते हैं, त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। फिलहाल अब आगे की क्या रणनीति है? अगर ममता बनर्जी जो मिलने जा रही है आज, उसके बाद भी फैसला नहीं कोई हो पाता है, तो क्या कुछ टीएमसी की रणनीति? देखिए, पहली बात ये हमारी ये प्रोटोकॉल मुलाकात है और प्रोटोकॉल के तहत जब दिल्ली आए हैं तो हम मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री से जरूर मुलाकात करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ये प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर आता है तो प्रधानमंत्री मिलता है, अपनी जो डिमांड होती है उसके सामने रखी जाती है। तो वो भी जो है वो कोशिश की जाएगी कि सरकार के लिए क्या बेहतर किया जाए। और मतलब होता है कि केंद्र की योजनाएं जो होती है किस तरीके से हमारे प्रदेश में लागू हो, किस तरीके से, इसके बारे में बातचीत होगी। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन मोटो है, हम ममता जी का दिल्ली के दौरे का जो आपको अच्छी तरह से याद है, जुलाई के महीने ममता जी ने कहा था कि हम हर दूसरे महीने अब दिल्ली आएंगे, आकर के यहाँ पे हम लोगों विपक्ष के लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये उसी प्रोटोकॉल के तहत जो है ममता जी के अनुसार जो है वो अब दिल्ली आई हुई है। और अब जो है ये आना जाना दिल्ली का लगा रहेगा, क्योंकि जब तक ये सरकार को, जो अहंकारी सरकार है, इसको जब तक उखाड़ के फेंकने का काम नहीं किया जाएगा। मैं राहुल आनंद जी का एक आदर करता हूँ, क्योंकि अभी जब मुझे पता चला मैं राहुल आनंद जी का डिबेट कर रहा हूँ तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि ये समझदार व्यक्ति हैं, समझते हैं, अहंकार इनके अंदर उतना नहीं है। लेकिन मैं और कई लोगों कल भी मैं डिबेट कर रहा था तो इतने अहंकार के साथ उन लोग बात करते हैं, बीजेपी के लीडर्स जो है, हमें समझ में नहीं आता वो इसी भारत के अंदर रहते हैं या भारत के बाहर से बात करते हैं।
भारत की धरती को पहचानिए, यहाँ के लोगों का सम्मान करना सीखिए। जो लोगों की डिमांड है, जिस तरीके से आप लोगों ने महंगाई को बढ़ा रखा है, जिस तरीके से आप लोग दबाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से आप सिर्फ एक धर्म को देखते हैं, इसको छोड़ करके आपका जो प्रधानमंत्री का जो स्लोगन है ना, स्लोगन को सही में हकीकत में उतारने की कोशिश करिए। ठीक है चक्रवर्ती साहब, ठीक है, समय की कमी है। आनंद साहब, आखिरी 30 सेकंड में आपका कमेंट चाहूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सबका साथ सबका विकास का जो सरकार है वो हम चलाते हैं। और इन्होंने एक बात कही, अभी भी इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसने ये बात को कहा कि ये एक धर्म को लेकर चलते हैं, तो कदापि नहीं है और कभी भी ये उचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसी प्रथा कहीं भी सुशोभित नहीं है। अगर सरकार बनी है 300 प्लस से, तो सारे लोगों ने उसको वोट किया है, सारे धर्म के लोगों ने वोट किया है, तभी जाकर वो आया है। ऐसे ऐसे सीटों पे भी सरकार जीती है जहां किसी और की बहुसंख्यक थी, लेकिन नीति और नियत में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी सरकार समझती है और इससे ही अनुसरण करती है। ठीक है आनंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय चक्रवर्ती जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो लगातार फिलहाल जो त्रिपुरा में की लड़ाई जो दिल्ली तक आई है, अब आज इस पर किस तरीके का फैसला होगा, क्योंकि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रही है। अब देखना होगा, शिष्टाचार मुलाकात ये बताई गई है, बीएसएफ के क्षेत्र में इस पर बात होगी और कई अहम मुद्दों पर बात होगी। फिलहाल जो ये मुलाकात है कितनी अहम है ये सभी जान रहे हैं, क्योंकि लगातार ये जो अहम मुलाकात है वह आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी देखी जा रही है। अब देखना होगा कि आज की मुलाकात में क्या कुछ खास रहता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।